हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत सीसेट पेपर के लिए अर्थात जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए तैयारी में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और पैसेज को तैयार करना पड़ता है। पिछले 2-3 लेक्चर से मैं परसेंटेज पे काम कर रहा हूँ और आज परसेंटेज का तीसरा भाग, या आप यूँ कह लें कि सीसेट पेपर के अरिथमेटिक पोर्शन को अब हम तैयार कर रहे हैं। तो इस पेपर में परसेंटेज के साथ साथ और भी परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए आज के क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चन है, अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 13 चिल्ड्रेन। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यूपीएससी क्वेश्चन को ही हम लोग डील करेंगे। अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 13 चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए इसी क्वेश्चन को, एक लिफ्ट में 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं? ऑप्शन वही रहेगा जो यहाँ पे है, 6, 10, 12, 15। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही कम डेटा है। फिर भी इसमें भी अब जिन्हें मैथमेटिक्स में दिक्कत है उन्हें दिक्कत है, इस छोटे से क्वेश्चन में भी उन्हें दिक्कत है। तो खैर आइए हम इसे डील करते हैं। 18 वयस्क या 30 बच्चे, इस बात को ध्यान रखिए कि 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रेन। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिफ्ट जो है वो उसके पास कैपेसिटी है, ले जाने की क्षमता है बच्चों को या वयस्कों को। तो या तो 18 एडल्ट जाएंगे या तो 30 बच्चे जाएंगे, यह है कैपेसिटी। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। इसी को हिंदी में कि लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। तो कितने वयस्कों के साथ कितने बच्चे आएंगे ये तय करने से पहले जो 18 एडल्ट हैं और 30 बच्चे हैं इन्हें देख लिया जाए कि इनका हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं। रेशियो वाले चैप्टर में इसे डील किया जाता है और आसानी से लोग इस जो भी रेशियो जानते हैं तुरंत डील कर लेते हैं। फिर भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन देखिए, जैसे बोलता है वैसे ड्राइव कीजिए। इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस सेगमेंट का है, किस चैप्टर का है, किस चीज़ का है। आपको सिंपली अगर आराम से हो सकता है कि 18 एडल्ट हैं और 30 बच्चे हैं, इनका आपस में इक्वालिटी है, या तो इतने जाएंगे लिफ्ट, या तो इतने लोगों को ले जाएगा या तो इतने को ले जाएगा। ये एडल्ट हैं, ये बच्चे हैं। तो अब हमें मिला के देखना है कि एडल्ट और बच्चों का जो रेशियो है वो कैसे एक दूसरे से हम लोग तुलना करेंगे, क्या स्थिति है, मतलब एक एडल्ट पे कितना बच्चा पड़ेगा। अगर ये बात आप जान गए तो 12 एडल्ट की बात हो रही है कि 12 एडल्ट के साथ कितना बच्चा जाएगा। तो हर एक एडल्ट पे जितना बच्चा, एक एडल्ट पे जितना बच्चा पड़ता है उसके हिसाब से जो बाकी 6 एडल्ट हैं उन्हीं के जगह पे तो बच्चों को लेना है। तो 6 एडल्ट के स्थान पे जो भी बच्चे आ सकते हैं उन्हें हम लेंगे। तो इसे एक सिंपल तरीके से आप 30/18 कर लीजिए, ये तय हो जाएगा कि एक एडल्ट पे कितने बच्चे होंगे। इसे आप कट कीजिए, 9, जैसे मैंने बताया है कि इजीली करना है, दोनों को हाफ किया, इसको 9 उसको 15, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5/3 मतलब कि एक एडल्ट के साथ इतना बच्चा। अब देखिए जिन्हें मैथमेटिक्स समस्या है वो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, तो फिर इसे आप और तोड़िए आसानी से। इसे तोड़ने के लिए आप 3 से डिवाइड कीजिए 5 को, 1 टाइम में 3 आया क्या 2, यहाँ डॉट लगाएंगे तो आपको 0 आएगा। तो 3 6 जा 18, क्या बचा 2, डॉट लगा हुआ है, आप अगेन 0 लगा सकते हैं। फिर 6 जा 18 करेंगे, फिर 2 आएगा
फिर 6 या 18 करेंगे 2 आएगा। मतलब आप वैसे भी जानते हैं कि 1.66 अगर ऐसा कुछ आता है, आप लगातार आप करते जाएंगे तो 6 आते जाएगा। तो इतने सारे 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 भी लिखेंगे चलेगा। तो एक अडल्ट या इतने बच्चे, एक अडल्ट के बराबर 1.66 बच्चा। अब इसको आप एक दूसरे नज़र से देख सकते हैं कि 3 अडल्ट के बराबर कितना बच्चा। तो अगर इसी चीज़ को हम लेते हैं 3 अडल्ट, इसे आप नोट कर चुके होंगे इस चीज़ को, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो बैक जा करके इसे दोबारा कर लेंगे। तो 5/3 या 1.66 एक ही बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक अडल्ट पे 1.66 बच्चा, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 2 अडल्ट पे कितना बच्चा हो जाएगा, 2.66 × 2, ओके। तो आप इसको इंटू करेंगे, आप 2 अंक के पहले पॉइंट है आप लगा लीजिएगा, 166 × 2 कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सिखा रहा हूँ तो इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। जिन्हें आता है वो थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लें। 6 2 या 12, 1 6 2 या 12 और 1 3, 13 का 3 1, फिर 2 1 या 2 एंड 1 3, ये आएगा। मतलब कि जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो 3.166, तो 2 एडल्ट पे आपको 3.32 चिल्ड्रन पड़ेंगे। अब चलिए, ये दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है। अब 3 पे कितना होगा, इसे फिर मैं डिलीट कर दूं। 3 पे कितना होगा, ये आसान थोड़ा आपको पड़ेगा, उतना कैलकुलेट नहीं करना है। इस पे आपको 3 एडल्ट, तो यहाँ पे 1 है, पॉइंट है 66 है, तो 1 2 3 और ये 0.66 3 बार करेंगे तो वो नंबर 2 बन जाता है। कैसे बनता है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कुल मिला करके 3:5 का रेशियो बना के 3 एडल्ट पे 5 बच्चे करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि इंटू 3, 6 3 या 18, 1 6 या 18 और 1 19, 1 3 1 या 3 एंड 4। अब आप बोलेंगे कि 4.98 है और यहाँ पे 3:5 सर बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसे आप एक थोड़े से अलग नज़रिए से देखेंगे तो ये भी पॉसिबल है। इसका तरीका सिंपल है। इसका तरीका ये है, पहले इसे आप देख लीजिए, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 0.66 क्या है। उसके पहले आप जान लीजिए 0.33 क्या है, ठीक है। 0.66 क्या है। अगर कोई आपके पास मान लिया जाए कि ये रबर है, इसे हमने बराबर 2 भागों में कट किया, तो ये क्या है, 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3। इसे आप 0.33 कर सकते हैं, इसे आप 0.33 लिख सकते हैं, इसे आप 1/3 भी लिख सकते हैं, ओके, या फिर 0.33 भी लिख सकते हैं, यही है। तो 0.33 और 0.33 मिला करके क्या हो जाएगा, 0.66। आप ऐड करके देख सकते हैं बहुत ही इजीली। अब इतना तो आपको ऐड करने आएगा ही आएगा, ओके। अभी अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही बात, इस वे में भी आप जा सकते हैं, हमें उतना नहीं जाना है, सिंपली आप देखते जाइए इसको। तो 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लीजिए एक और 33 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.66 की जगह पे 0.99। अब आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर कम है 5 पूरा होने में, पॉइंट के बाद 98 है, वहाँ अगर 0.02 जोड़ दिया जाएगा तो वो पूरा 5 हो जाएगा। तो अब ये 0.99, अब इसे आप 3 भाग में बांट रहे थे तो ये स्थिति आई है 0.33 वाली। इसके अलावा आप कुछ और लिख भी नहीं सकते हैं। तो जब इसे जोड़ते हैं तो 0.99 हो जा रहा है। ये एक सिंबल है आसानी से लिखने का, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आसानी से कट पिट करके 1 आएगा। तो इसको आप इसी एंगल से आप समझिए कि 0.99 है या 1 है, एक ही बात है अप्रोक्स। 1/3 1/3 1/3 को जोड़ने से 1 आता है। इसी तरीके से अब इसका अगला स्टेप हम लेके चलेंगे कि
इसे आप 0.33 के बजाय, चलिए ये रहने देते हैं 0.33, ताकि आपको आगे और समझ में आए। एक और रबर बनाते हैं हम, सेम साइज का रबर है और सेम डिवीज़न है, 0.33, 0.33, 0.33। एक और रबर बनाते हैं हम, इससे आप आसानी समझेंगे। सेम साइज, इन तीनों रबर का साइज सेम है और तीनों का डिवीज़न भी उसी तरीके से सेम। अब जो था ये पोर्शन क्या है, 0.66 है। ओके, 1.66 और ये ले लेते हैं 1.66। इन दोनों को लेकर के 1.66 कर लेते हैं। दूसरा 0.66 हो गया, इसको लेकर के कर लेते हैं 1.66। तीसरा 0.66 हो गया, तो 1.66 ये हुआ, एक ये हुआ और ये एक ये हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये 3.66 मिला करके 2 हो गया, एक रबर ये, एक रबर ये। ठीक है, ये वो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। मुझे लगता है कि आप इससे आसानी समझ गए होंगे कि 2 रबर को हम कैसे बांट सकते हैं। 0.66 को अगर आप लेके चल रहे हैं तो वो 2 कैसे है। इसी तरीके से यहाँ पे बात था कि अगर आप, तो 3.66 मिल करके 2 बन जाते हैं, एक ये रबर और एक ये रबर है, लेकिन इसमें 0.66 कितने हैं, एक इसका और इन दोनों का 0.33 मिला के 0.66। तो इसी तरीके से एक आदमी की जगह पे 3 आदमी, उसी प्रकार 1.66 को 3 बार में 1 भी आप करेंगे, जैसे एक का 3 किए तो इसका भी 3 करेंगे, प्लस 0.66 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 3 + 2, यही तो 5 है। ओके, उससे जब हम इंटू करते हैं तो इंटू करने पे ये पोजीशन आता है 0.98, जैसे यहाँ पे 0.99 आया था। अब मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि 0.33, 0.66 को आप आगे किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, डेटा पॉइंट में आएगा, आप उसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर करेंगे। लेकिन एक बात अपने दिमाग में ये भी रखेंगे कि अगर 3 बार 0.33 आता है तो उसे आप 1 मानेंगे, 3 बार 0.66 आता है तो उसे आप 2 मानेंगे। मानेंगे क्या, वो है ही, वो मानने की ज़रूरत नहीं है, वो है। तो अब इस क्वेश्चन में जो बात है, अब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से इस चीज़ को मैं एक बार में बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा आपको क्लियर करूं। तो ये क्या है, 18 और 13 का, तो एक आसानी से आपको 30/18 करना है और ये 5/3 है। ओके, और इसे आप 1.66 भी जान रहे हैं कि है, एक आदमी के जगह पे 1.66 बच्चा, तो 3 आदमी के जगह पे कितना बच्चा, 5 बच्चा। ये हमने अभी क्लियर कर दिया आपको। अब देखिए, इसमें 12 एडल्ट, उस लिफ्ट में जब 12 एडल्ट जाएंगे तो कितने, मतलब 18 एडल्ट का कैपेसिटी है, तो और उस लिफ्ट में कितना एडल्ट बैठ सकता है, 6 एडल्ट बैठ सकता है। 6 एडल्ट को हम चाइल्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, नेचुरल सी बात है कि 6 × 1.33 करेंगे, जो आंसर होगा वो होगा। तो 6 × 1 6 और 0.33 को अगर आप 6 टाइम ले जाएंगे, अगर आप सॉरी ये 0.66 है, 6 को × 1 करेंगे तो 6 होगा। ओके, और 0.66 को 6 बार ले जाएंगे तो 0.66 को 3 बार में वो नंबर 2 बन जाता है, तो वो बन जाएगा नंबर 4 6 टाइम में, तो ये हो जाएगा 10। इसे आप इंटू करके भी देख सकते हैं, 1.66 × 6, ये पॉइंट को दिमाग से हटाइए, लास्ट में पॉइंट बिठा लेंगे। 6 जा 36, 36 एंड 3 9, फिर 3 वो रह गया, 6 1 जा 6 एंड 3 9, 2 अंक के पहले है तो यहाँ लगाया 9.96। तो आप कहेंगे 10 कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, 6 एडल्ट के बराबर 10 कैसे आएगा। वही बात कि आप 6 को 0.66 को लेकर चलते हैं, 3 बार में भाग जाता तो वो 2 बनता, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। उसी तरीके से 6 बार में जाएगा तो वो 4 बन जाएगा। दैट्स वाई मैंने 6 + 4 करके किया था। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा भी आप गुना करते हैं और ये भी आता है आपका,
तो रिजल्ट यही होगा कि आप 9.96 बच्चा ले जा सकते हैं इनके साथ। तो आप वो आंसर देखिए कि है नहीं है, नहीं है तो 9.96 किसके करीब है, 10 के करीब है, सॉरी यहाँ पे है ऑप्शन। तो 9.96 किसके करीब है, 10 के करीब है, ना 12 के करीब है ना 6 के करीब है, 15 तो काफ़ी दूर है। तो आप क्या करेंगे, आंसर 10 करेंगे। और चूँकि मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से कि 0.66 क्या है, इसी तरीके से मैंने ये डील किया आपको कि अगर इंटू आप करते हैं तो 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, और 0.66 को 6 से करेंगे तो 4 आएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 10 जो मैंने दिया। ये है, इतना डिटेल से बताने और समझाने के बाद इतना टाइम लगा, वरना इसमें कुछ टाइम नहीं लगना है। आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन को लिफ्ट को ले जाने का कैपेसिटी है, तो 12 एडल्ट उस लिफ्ट में जब होंगे तो कितने बच्चे ले जा सकते हैं। आप नेचुरल है, अगर पूछते हैं कि और कितने एडल्ट, तो आप 6 बताए थे, तो 6 एडल्ट का कैपेसिटी के बराबर का बच्चा कितना होगा, 10, क्योंकि एक एडल्ट पे 1.66 बच्चा होता है। तो इंटू 6 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आंसर करेंगे। ये हो गया, पूरा डिटेल दे दिया है मैंने, इसमें अब कुछ भी जानने और सीखने को नहीं बचा। आसानी से जो मैंने लास्ट में बताया है, जितनी जल्दी में उतनी ही जल्दी ये मैथमेटिक्स बनेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोगों का मुझे पता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि बेसिक जिनका भी क्लियर नहीं है वो मैथ बनाते बनाते उनका क्लियर हो जाएगा। उस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ही मैंने 0.33, 0.66 वाला टर्म आपको बताया कि 3.33 होंगे तो वो 1 है, और 3.66 होंगे तो वो 2 है। क्योंकि यहाँ पे 6 आदमी का ज़रूरत था और 0.66 हमें 6 टाइम करना था। जब 3.66 2 होगा तो 6.66 4 होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। ए पर्सन बाउट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year he paid ₹8650, and at the end of second year ₹9125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? इस चीज़ को मैं हिंदी में बता दूं। ऑप्शन आप देख रहे हैं ABCD, ये अलग क्वेश्चन है, इसे हम बाद में डील करेंगे। अब क्वेश्चन यही रहेगा, हम यहाँ पे आराम से काम कर लेंगे। इससे मैं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊं कि किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पर खरीदा। पहले वर्ष के अंत पर उसने 8,650 रुपये एवं दूसरे वर्ष के अंत पर 9,125 रुपये चुकाए। ऋण पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना होगा? ऑप्शन वही है ABCD, 9,990, 10,000, 10,590, 11,250। ये क्वेश्चन भी वैसा ही चलेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते बहुत सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला और बाकी सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, अप्लाई करेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उलझ करके टाइम भी देंगे और क्वेश्चन का क्या हाल होगा वो पता नहीं। तो चलिए इसे देखा जाए कि यूपीएससी कर क्या रही है। आपको सिंपल क्वेश्चन सिंपल डिराइव, सिंपल क्वेश्चन सिंपल डिराइव, जैसा वो कहता है वैसा डिराइव करना है। तो इसमें जब बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पर खरीदा। आप एक बार ध्यान देंगे कि ईयरली बोलता है या 6 मंथ बोलता है, वार्षिक या छमाही, हाफ ईयरली या ईयरली जो भी बोलता है, या तिमाही भी होता है। जिस तरीके से वो इंटरेस्ट की बात आएगी इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैथ बनाते बनाते आप ये भूल जाएं और ये मान के चलें कि ईयरली ही होता है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन में जैसे ही तिमाही छमाही ऐसा वर्ड लिखे तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है। आपको 6 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल डेटा है। 22,800 विथ 12.5% इंटरेस्ट, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर जो है 22,800 कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदते हैं वार्षिक के हिसाब से। तो अब आप
इसका पहले साल में जो इंटरेस्ट है, आप सिंपल इंटरेस्ट बनाएं या कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएं, पहले साल का इंटरेस्ट आप सिंपल ही निकालेंगे। और कंपाउंड का मतलब होता है कि अब दूसरे साल का जब इंटरेस्ट निकलेगा तो पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो सिंपल इंटरेस्ट था वो अमाउंट ऐड कर दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है, और वो जो इंटरेस्ट आया वो कंपाउंड हो गया, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वही, अगर ये एग्जांपल लेते हैं 12.5% का, तो कैसे लगता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगेगा, और नेक्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट हो चुका है वो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट की तरह कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उस पर भी 12.5 लगा देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। खैर, अब उस चीज़ को कभी बाद में इसी क्वेश्चन में डील कर दिया जाएगा, मैंने बता तो दिया, इतना काफ़ी है। लेकिन चलिए, किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए बाद में, पहले इसे देख लूँ, और इसे आप बनाएंगे तो बनाते बनाते समझ जाएंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है। तो 22,800 रुपये में अगर आप ले रहे हैं रेफ्रिजरेटर, और 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। चलिए इजीली, एकदम इजीली जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे करना है कि सबसे पहले इसमें आपको एक साल का इंटरेस्ट जोड़ना है 12.5%। वो कैसे निकालना है, आपको पता है कि यहाँ एक डॉट लगाऊंगा तो ये 10% निकल जाएगा। पहले आप 10% जो भी है उसको ऐड कर लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में भी इतनी आसानी से आप काम कर सकते हैं कि 2280, अगर यहाँ बिंदु पॉइंट लगाएंगे तो 2280 आपका 10% होगा। अब आ जाइए 0.25% इसमें ऐड कर लेना है, तो 2280 का हाफ मतलब 5% हो जाएगा, 1140 ये हो जाएगा 5%, और उसका हाफ होता है 2.5%, तो 1140 का हाफ क्या होगा, आप और तोड़िए आसानी से। 1000 का हाफ होता है 500, और 140 बचता है उसमें, 1140 का मतलब 140 बचता है, उसका हाफ होता है 70, तो 570। बिल्कुल आसान, एकदम आपको कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जोड़िए 0, 8 और 7 15, हैंड में 1, 8 to 10 5 15 और 1 16, 1 2 2 और 1 5 2, ये रहा आपका इंटरेस्ट। जो एक साल का इंटरेस्ट था ये दोनों जोड़ करके है, ठीक है। मैंने एक साथ लगातार लिख दिया कि ये इसी तरीके से आपका एक साल का निकल गया, बस 2-3 डेटा लिखना है, एक साल का निकल गया, कोई फार्मूला और बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये निकला एक साल का, अब ये आपको 12% इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये है आपका 12.5% इंटरेस्ट, ये ऐड किया गया, ठीक है, इस प्रिंसिपल अमाउंट में, तो ये आया। अब इसको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर के एंड में 8650 पे कर रहे हैं, पे कर दीजिए 8650, जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। आपने पे किया तो माइनस करिए 0 0 0, ये 25 में 8 जाएगा, सीधा डायरेक्ट 17 करिए, कोई हार्सिल और ये सब नहीं कि इसमें से वो किया वो किया। अगर छोटा डेटा दिखता है तो 25 में से 8 गया, 17 बचा, सिंपल, कोई उतना नहीं करना है। आप कर सकते हैं, करने का मूड होगा तो, कि इसको इसमें से एक हार्सिल लेंगे, 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर ये एक हो गया, एक उतारेंगे, उतना लंबा देखिए फॉर्मूला या कोई भी प्रोसेस, ठीक है, काम है बड़े बड़े डेटाज के लिए है, छोटे छोटे चीज़ों में आपको सिंपली अगर कुछ आसानी से हो रहा है तो वो कर लीजिए, जरूरत नहीं चीज़ का। अब ये हो गया आपको आफ्टर ईयर, जब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो क्या बचा, प्रिंसिपल अमाउंट ये बचा। अब इस पर आपको नेक्स्ट ईयर फिर देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो इस पर अब फिर से 12.5% इंटरेस्ट लगेगा, उसको यहाँ पे ऐड कीजिए, तभी तो दूसरे साल के अंत में आपको ये अमाउंट जो भर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो थर्ड ईयर के एंड में वो इसमें से कुछ होगा। तो चलिए इसका आप 12.5% सिंपल है, यहाँ एक डॉट लगाएंगे 1700, तो 1700 को लिखिए, ये हो गया 10%। अब आपको 2.5% ऐड करना है इसमें, और तो 1700 का आधा होता है 850, और मतलब वो हो गया 5% इस अमाउंट का, ठीक है। 1700 10% है तो 850 5% हो जाएगा, हमें 2.5% निकालना है, तो 850 का आधा कर दीजिए, 5% का आधा 2.5% होता है, तो 850 का आधा 425, 425। ये आप, मैं बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप ये सीख लेंगे तो बहुत आसानी से इस चीज़ को करेंगे। ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे ये वही 12.5% इंटरेस्ट है, इस पर अब लगेगा, ठीक है। गलती ये नहीं कर देना है कि इसका आप 12.5% यहाँ ऐड कर दीजिए, यही एरर कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब आप ऐड करने के बाद यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 7 and 4 11 का 1, 7 1 8 और 1 9 and 1, ये हो गया आफ्टर 2 ईयर जो आपको पे करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पे करना है, तो पे करने के लिए आपको अमाउंट दिया गया है कि अब ये अमाउंट आपको पे करना है, आप पे कर दीजिए 9125,
देख लीजिए आप कि क्या अमाउंट को सेट किया गया है, इसको आप पे कर रहे हैं, आपने यहाँ पे पे किया, ये अमाउंट जो यहाँ पे था आप यहाँ पर पे कर रहे हैं, ये अमाउंट जो यहाँ पे था, ठीक है। अब इसको पे करने के बाद आप देख रहे हैं डेटा सेम है 00001 10,000, मतलब कि पहले साल जो इंटरेस्ट लेकर के बना वो 25,650, दूसरे आप उसको आप पे करते हैं तो बचता है प्रिंसिपल अमाउंट 17,000 का, अब फिर इसमें इंटरेस्ट जोड़ करके दूसरे साल के एंड में ये 19,125 आपका आता है टोटल। अब उसमें आपको चूँकि पे करना है, पे कर रहे हैं तो बच रहा है 10,000। अब 10,000 पे काम होगा, ये तो दूसरे साल के अंत में प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर फिर से 12.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, तो उस अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और आप बोलेंगे सर आप बार बार सिंपल इंटरेस्ट, आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप फिर से 12.5% जो लगाना है तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सिंपली इस डेटा को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ ठीक से, आपको माइनस करना है इसलिए ये डेटा है 1 1 0 2 0 3 0 4 0, ओके, कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैंने बताया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे मतलब 1000 इसका हो जाएगा क्या 10%, और 2.5% की बात है तो सीधा अब तो आपको डेटा ऐसा दिख रहा है कि आप तुरंत 250 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1000 का आधा 5% मतलब 500, 2.5% मतलब 250। ऐड कीजिए, इसको तो ऐड करना है, ये क्या है आपका वही 12.5% जो इंटरेस्ट था वो है। अब आपको आसान दिख रहा है डेटा कि 1000 है और 250 है मतलब 1250 है, इसमें आपको जोड़ देना है। चलिए 05211 आ गया। ये तीसरे साल के अंत में क्वेश्चन भी है कि हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट। अब ये अमाउंट टोटल पे करना क्लियर करने के लिए यहाँ पे मिल रहा है 11250 हो गया आपका आंसर। ये आसान है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, जैसा इन्होंने कहा वैसा हमने किया। प्रिंसिपल अमाउंट को लिखा, 12.5% इंटरेस्ट जोड़ा, फर्स्ट साल के एंड में ये अमाउंट आता है, इसमें से इन्होंने कहा था कि आप इतना पे कर देना, हमने पे किया। आगे जो बचता है वो अब इस अगले साल इस पे डेट हमारा इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे। फिर से इन्होंने कहा था कि हर साल ये आपसे ये लूँगा, मैंने वो ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद ये अमाउंट आता है। फिर इन्होंने कहा कि ये पे कीजिए, हमने पे किया, पे करने के बाद जो बचता है उसमें फिर से हमें वो इंटरेस्ट तो लगाना पड़ेगा। एक साल का मामला है, एक साल चलेगा तो ये प्रिंसिपल अमाउंट तो अपने आप ये जुड़ता है तो फिर ये आता है, ये वहाँ टैली कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा इन्होंने कहा वैसा आपने और हमने मिल के कर दिया। आप इसका भी स्नैप ले चुके होंगे। ये इतना बस केवल प्लस करने का और परसेंटेज यही है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और पता नहीं क्या क्या सोच के कौन कौन सा फार्मूला लगाने के चक्कर में इसको छोड़ ही देंगे। जिन्हें भी मैथमेटिक्स से डर लगता है बोलेंगे ये बहुत टफ है, इसे छोड़ दो। मैंने किया बस केवल जोड़ा है घटाया है, जोड़ा है घटाया है, कुछ किया ही नहीं है। परसेंटेज है, आप बोलेंगे इनटू डिवीजन ये वो, कुछ नहीं, जोड़ा है घटाया है। क्योंकि आपको डॉट सिस्टम बता दिया है, उस आधार पे तो और भी आसानी से केवल ऐड करते गया हूँ, कहीं कहीं माइनस। अब आ जाइए, ये ऑप्शन हमें मिटाना पड़ेगा। दो 3 क्वेश्चन डील करने में इतना समय जाता है, क्योंकि सिखाना पड़ रहा है। अदरवाइज आप 2 मिनट लेंगे। आपने देखा पहला क्वेश्चन बहुत लंबा लेक्चर क्या था उसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें। अगर आप डॉट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगर आपको परसेंटेज निकालने का लंबा चौड़ा शौक है निकालते रहिए, बट अगर मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या है। अब नंबर थर्ड वो भी देख लीजिए कि क्या है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, टाइम कितना जाता है सिखाने में। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, तो क्या है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वहीं कॉपी में ही कहीं पे आप लिख करके आंसर निकाल पाइएगा। चलिए वहाँ परमिसिबल नहीं है, रफ वर्क के लिए लास्ट में है, बस वहीं पे 2-3 डेटा लिखिएगा, आपका आंसर तैयार। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 and gets X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? हिंदी वालों के लिए ऑप्शन देखिए ABCD 10, 20, 30, 40। ये पढ़ते पढ़ते आंसर इसका आ चुका है। चलिए फिर भी मेरा काम है कुछ आपको डिटेल देना।
ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं आपको पता है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी जो भी क्वेश्चन अराइज कर रहा है उस पे काम करना है, किसी और पे नहीं। किसी और पे आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समस्या रहेगी आपके साथ। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर शॉपकीपर क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचकर X% लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को 20 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु की मूल लागत कितनी है? ऑप्शन वही 10, 20, 30, 40। क्वेश्चन देखते देखते हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों तय कर लिए होंगे आंसर क्या है। फिर भी चलिए थोड़ा सा, फिर भी कभी कभी परसेंटेज को देख के लोग घबरा जाते हैं। घबराते इसलिए हैं कि मान लिया जाए कि एक बार मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एक चीनी के भोरे का मूल्य 100 रुपये है, उसका 20% दाम बढ़ा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद फिर 20 रुपये दाम घटा दिया जाता है, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो एक सिंपल सोचने वाला कि 100 रुपये का ठीक है, 20 रुपये बढ़ गया, अब फिर घटा, 20 रुपये घट गया, 100 का 100 रह गया। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उसको देख सकते हैं कि चलिए उसको बाद में बताऊंगा एक मौखिक तरीके से कि 100 का 20% 120 हो गया ऐड करने पे, और 120 का 20% लेस हो रहा है तो 24 रुपये उसमें कम होगा। 10% 12 रुपये होता है और 20% 24। अब उसमें से 24 लेस करेंगे 120 में से तो 96 आएगा आंसर, ना कि 100। खैर, तो ऐसा चूँकि प्रॉब्लम है परसेंटेज में। प्रॉब्लम क्या है ये, मतलब अगर आप ज़्यादा परसेंटेज को सिंपली ऐड और माइनस की तरह लेके चलेंगे तो इस तरीके की दिक्कत आती है। तो आदमी समझता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, कंसेप्ट देखेंगे तो ये वाला भी वो वाला भी। अब उस तरह के कंसेप्ट के आधार पे इस पे भी लोग डरते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। अब आपको देखना ये है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 40 रुपये में बेच करके आप X% लाभ कमाते हैं। X को मान लीजिए एक डेटा, मैं मान लेता हूँ इसको 70 X को। तो अगर कोई चीज़ आप 40 रुपये में बेच के 70% लाभ कमा रहे हैं तो 20 रुपये में 40 रुपये में, एक सेकेंड, बेच करके आप X% लाभ कमाते हैं और उसी को 20 में बेचने पर आप उतना ही परसेंट का हानि, मतलब 40 में बेचने 70% का लाभ मिल रहा है आपको, लेकिन 20 में बेचने तो 70% का हानि हो रहा है आपको। कहने का मतलब ये है 70 मैंने खुद से अपना डेटा लिया है X। अब इसको आप X जो लिखा हुआ है वही मान के चलेंगे हम लोग कि X% का लाभ या X% का हानि। एक बात आप देखिए कि 40 में कोई आइटम आप बेच रहे हैं तो कोई विशेष आपको लाभ या हानि होता है, और 20 रुपये में भी बेच रहे हैं तो वही चीज़ का आपका लाभ या हानि होता है। आप गौर करिए कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये इन दोनों के बीच में ही कुछ होगा, ठीक है? यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसी के बीच में कहीं पे होगा, क्योंकि इस बीच में होगा तभी तो आप कुछ परसेंट लाभ पाए इतना में बेचने पे। मान लिया जाए कि जो भी रुपए का है इन दोनों के बीच का, तो उसमें से अगर इस रुपये बेचते हैं तो कुछ लाभ हुआ, फिर इस पे बेचते कुछ हानि हुआ, तो एकदम इसके टोटल डिट्टो एकदम बीच में ये रहेगा तो ही बराबर परसेंट का लाभ या हानि। तो एकदम बीच क्या है आप समझ चुके हैं, 20 और 40 का बीच क्या है 30, और यही आंसर भी है। अब आप गौर कीजिए, थोड़ा डिटेल कर दूं कि 30 से 40 कितना अधिक है? 10 अधिक है, और 30 से 20 कितना कम है? 10 कम है। परसेंटेज भी वही जाएगा, 30 का 10 जितना परसेंट होगा 30 का 10 उतना ही परसेंट होगा। ओके, अब परसेंटेज क्या होगा? 30 का 3 10% होता है, तो 30 का 9 30%, और 30 का 1 क्या होगा, कितना परसेंट? अगर 30 का 3 10% हो रहा है तो 1 हो जाएगा 3.33%। ध्यान दीजिए, 30 का अगर 10% 3 है तो 1 कितना परसेंट होगा? तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपका 10% 3 है तो 1 क्या होगा? 3.33%। तो यहाँ पे 33.33% ये है 10, और यहाँ भी वही बात। तो जो x बोल रहा है वो x क्या है? X% का लाभ या हानि, वो 33.33%। हालांकि क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया है कि वो x क्या है और कितना परसेंट है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि तुरंत तय करते के साथ हो जाता है तय कि यही वो अमाउंट है जो 10 रुपये इधर 10 रुपये इधर। फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि रुपये से हमेशा परसेंटेज तय नहीं करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट, सेम परसेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया था कि एक तो आप देख भी लीजिए, और दूसरा यूपीएससी मैं अक्सर बोल रहा हूँ क्या करती है कि कहीं पे
इसके पहले वाला क्वेश्चन टफ था, उसके पहले वाला उससे थोड़ा आसान था, और ये वाला क्या था, एकदम इजी। ये करेगा, ये क्वेश्चन बना करके बाकी क्वेश्चन में आप अगर ये क्वेश्चन हो उसके बाद जिसके पहले बनाया वो क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप गलती कर देंगे। तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके आप मिस्टेक करके उसको। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। थोड़ी जल्दी में इसे कर लिया जाए, मैं इसे केवल बोल देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ऑप्शन ए बी सी डी, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 300। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन, स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? Same option 100, 120, 150 and 300. तो इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है, कुछ विशेष नहीं है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, 40% आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए, और स्टूडेंट लेकर के कितना आया है, 30 नंबर लेकर के आया है, और फेल कितने नंबर से हो रहा है, 30 नंबर से। मतलब अगर उसे 30 नंबर और दे दिया जाता तो वो पास हो जाता। मतलब टोटल उसको अगर 60 नंबर आते तो वो पास होता। पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, 40, नंबर कितना चाहिए, 60। तो अब क्या करेंगे, पूछा है कि परीक्षा अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबर की हो रही है, ठीक है। ये अपना मैथमेटिकल भाषा है कि अधिकतम अंक कितने हैं, इसको भी कभी कभी लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो ये सिंपल है कि पूरा नंबर पूछा है कि परीक्षा कितने नंबर हो रहा है। किसी भी नंबर का 40% 60 है, किसी भी नंबर मतलब x, तो x का 40% 60 है। आप आ गए मैथमेटिकल भाषा में। अब इसी चीज़ को आप x इंटू 40% का 40/100 = 60, आपका आंसर तैयार है। इसको उड़ाइए, 0 0 बचा कितना, 4 10। अब x = यहाँ पे 60 है, ठीक है, इस साइड में, और यहाँ पर 4/10 है। तो जब ये इस साइड जाए तो क्या होगा, 10/4। ओके, कहीं से कुछ भी काटिए, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, तो ये इसको हाफ कीजिए, 2 कीजिए, इसको हाफ कीजिए, 30 कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ये 15 हो गया। 15 × 10 क्या हुआ, x बराबर 150। परीक्षा कितने नंबर की हो रही है, 150 नंबर की हो रही है। ऑप्शन क्या आपका होगा, 150। अब आप काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देख रहे हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद भी थोड़ा, चूँकि सेम डेटा था कि 30 नंबर करके, तो उसमें थोड़ा करके लोग कन्फ्यूज जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। परसेंटेज के डिफरेंट आयाम कैसे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन है, इससे टफ भी और आते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो आपको आगे प्रैक्टिस यूपीएससी के क्वेश्चन पे ही करना है। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक वीडियो फॉर्मेट में बना के दे दूँगा। ओके, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।